किसी भी देश का संविधान सोचिए उसकी सबसे बड़ी नियम किताब होती है। पर तब क्या हो जब उन नियमों को ही बदलने की जरूरत पड़ जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि किसी देश की बुनियाद को मजबूत भी कैसे रखें और उसे वक्त के साथ बदलने के लिए लचीला भी कैसे बनाएं। भारत के संविधान बनाने वाले भी जानते हैं इसी एक सवाल से सबसे ज्यादा जूझे थे। उन्हें स्थिरता और बदलाव की जरूरत, दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाना था। तो चलिए आज इस प्रक्रिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि ये संतुलन आखिर काम कैसे करता है। अपनी इस पड़ताल में हम इन कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले देखेंगे कि भारतीय संविधान का डिजाइन लचीला और कठोर दोनों एक साथ कैसे हैं। फिर संशोधन की असल प्रक्रिया क्या है, इसे समझेंगे। हम बदलाव के 3 अलग-अलग रास्तों को जानेंगे और ये भी देखेंगे कि ये व्यवस्था हमारे संघीय ढांचे की रक्षा कैसे करती है। और आखिर में इस पूरी सोच के पीछे जो बहस और तारीफें हैं, उन पर भी एक नज़र डालेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में बदलाव की जो प्रक्रिया है वो अपने आप में काफ़ी अनोखी है। ये न तो ब्रिटेन की तरह एकदम लचीली है जहाँ संविधान बदलना बहुत आसान है, और न ही अमेरिका की तरह इतनी ज़्यादा कठोर कि संशोधन करना लगभग नामुमकिन सा हो जाए। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग सिस्टम दिखते हैं। एक तरफ ब्रिटेन है, जहाँ संसद एक आम कानून बनाने जितनी आसानी से संविधान बदल सकती है, तो दूसरी तरफ है अमेरिका, जहाँ संशोधन के लिए एक बहुत ही मुश्किल और लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। भारत ने इन दोनों के बीच का एक रास्ता चुना। तो भारत का नजरिया इन दोनों का एक मिला जुला रूप है, एक सिंथेसिस। और इस पूरी प्रक्रिया की ताकत और इसका तरीका सब कुछ संविधान के भाग XX में आर्टिकल 368 के तहत बताया गया है। यही वो आर्टिकल है जो हमारी संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार देता है। तो ठीक है, ये बीच का रास्ता असल में काम कैसे करता है? चलिए एक संवैधानिक संशोधन बिल के कानून बनने तक के पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये कोई सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है, इसके कई अहम पड़ाव हैं। तो किसी भी संशोधन बिल का सफर संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से शुरू हो सकता है। इसे कोई मंत्री भी ला सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर भी। लेकिन पास होने के लिए इसे दोनों सदनों से एक विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ही होगा। और हाँ, अगर दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो आम बिल की तरह कोई जॉइंट सिटिंग या संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। आखिर में जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो उन्हें इस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है, ये अनिवार्य है। हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, विशेष बहुमत। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि बिल को एक साथ 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त, सदन की कुल सीटों में से आधे से ज्यादा का समर्थन हो, और दूसरी शर्त, जितने सदस्य उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 लोग बिल के पक्ष में हों। मतलब ये वाकई एक बहुत ऊंची दहलीज है। प्रक्रिया का एक और मजबूत पहलू है राष्ट्रपति की भूमिका। 1971 में हुए 24वें संशोधन के बाद राष्ट्रपति के पास कोई और विकल्प नहीं होता। उन्हें संशोधन बिल पर अपनी सहमति देनी ही होती है। वो न तो इसे अपनी जेब में रख सकते हैं और न ही संसद को दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। संविधान के हर हिस्से को बदलने की मुश्किल एक जैसी नहीं है। असल में संशोधन के 3 अलग-अलग रास्ते हैं, और कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान के किस हिस्से को बदला जा रहा है। ये टेबल तीनों तरीकों का एक साफ खाका देती है। कुछ बदलाव संसद के साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से ही हो जाते हैं। ज्यादातर बदलावों के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और वो प्रावधान जो हमारे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं, उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। सबसे आसान रास्ता है साधारण बहुमत का। ये उन मामलों के लिए है जैसे कोई नया राज्य बनाना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो या नागरिकता से जुड़े नियम बदलने हो। और मजे की बात यह है कि आर्टिकल 368 के हिसाब से इन्हें तकनीकी तौर पर संशोधन माना भी नहीं जाता। दूसरा रास्ता यानी स्पेशल मेजॉरिटी, ये डिफ़ॉल्ट तरीका है, सबसे आम। संविधान के जो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं, जैसे हमारे मौलिक अधिकार या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो सब इसी रास्ते से बदले जाते हैं। ये तरीका पक्का करता है कि संविधान की नींव से आसानी से कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और अब हम आते हैं संशोधन के तीसरे और सबसे मुश्किल रास्ते पर। ये इतना अहम है कि ये एक अलग सेक्शन डिजर्व करता है।
ये तरीका भारत के संघीय ढांचे यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के संतुलन को बचाने के लिए बनाया गया है। अगर संसद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शक्तियों या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे जैसे किसी भी मामले में बदलाव करना चाहे, तो उसे सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। उसे कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी इसकी मंजूरी लेनी होगी। ये एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। लेकिन एक सवाल है, क्या संसद की संशोधन करने की शक्ति अनलिमिटेड है? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया, नहीं। ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पेश किया। इसका सीधा सा मतलब है कि संसद के पास संविधान बदलने की शक्ति तो है, पर वो इसकी बुनियादी पहचान या इसके मूल सार को नहीं बदल सकती। ये संसद की शक्ति पर एक अंतिम सीमा है। तो ये तो साफ है कि ये एक बहुत जटिल सिस्टम है और जाहिर है इस पर बहुत बहस भी हुई है। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं तो कई लोग इसे भारतीय संविधान के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक मानते हैं। आलोचक कहते हैं कि संशोधन की शक्ति लगभग पूरी तरह से संसद के हाथ में है और राज्यों का रोल बहुत कम है। वो ये भी कहते हैं कि अगर दोनों सदनों में कोई मतभेद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए जॉइंट सिटिंग जैसा कोई रास्ता नहीं है। कुछ लोगों को ये प्रक्रिया एक आम कानून बनाने जैसी ही लगती है, जो देश के सर्वोच्च कानून को बदलने के लिए शायद उतनी गंभीर नहीं है। हालांकि संविधान बनाने वालों का नजरिया कुछ और था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि एक संविधान को जिंदा दस्तावेज होना चाहिए जो समय के साथ सांस ले सके। अगर उसे बहुत ज्यादा कठोर बना दिया गया तो वो देश के तरक्की के रास्ते का रोड़ा बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में साफ कहा था कि ये आसान प्रक्रिया एक सोचा समझा फैसला था। इसका मकसद ये था कि भारत अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की तरह संशोधन की प्रक्रिया को हद से ज्यादा मुश्किल ना बना दे। और इस नजरिए की तारीफ के.सी. वेयर जैसे दुनिया के बड़े संवैधानिक विद्वानों ने भी की है, जिन्होंने इसे लचीलेपन और कठोरता के बीच एक अच्छा संतुलन कहा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो इसे संविधान के सबसे काबिल पहलुओं में से एक तक कह दिया था। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया कोई गलती से बना डिजाइन नहीं है। ये एक बहुत सोच समझकर बनाया गया समझौता है जो एक विशाल और विविध देश की स्थिरता की जरूरत और वक्त के साथ बदलने की मांग के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस 21वीं सदी में जहां बदलाव की रफ्तार इतनी तेज है, क्या दशकों पुराना ये संतुलन आज भी तेजी से बदल रहे भारत के लिए उतना ही सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। तो कभी सोचा है कि भारत जैसे इतने बड़े, इतने विशाल लोकतंत्र में कोई कानून आखिर बनता कैसे है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे भारतीय संसद के काम करने के तरीके को, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले संसद के पूरे ढांचे को समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि इसके जो दो सदन हैं उनमें आखिर फर्क क्या है, किसके पास कितनी ताकत है, और अंत में हम उस पूरे सफर को देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा विचार, एक विधेयक, कानून बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये पूरी विधायी मशीन, ये लेजिस्लेटिव मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसके ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालते हैं। और ये ब्लूप्रिंट हमें कहाँ मिलेगा? जाहिर है हमारे संविधान में। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पहले ही साफ कर लेते हैं। जब हम संसद या पार्लियामेंट का नाम लेते हैं तो दिमाग में अक्सर वो गोल वाली बिल्डिंग आती है ना? लेकिन संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक प्रणाली है। और ये प्रणाली 3 अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बनी है जो एक साथ काम करते हैं। और ये रहे वो 3 हिस्से। देखिए ढांचा कितना लॉजिकल है, कितना सीधा है। सबसे ऊपर हैं राष्ट्र के प्रमुख, यानी हमारे राष्ट्रपति। फिर आता है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का सदन भी कहते हैं, क्योंकि यहां बैठे लोग सीधे जनता की आवाज होते हैं। और तीसरा है राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे देश के अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो अब जब हमें ये 3 हिस्से पता चल गए हैं, चलिए जरा इन 2 सदनों पर फोकस करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों की कहानी क्या है, इनमें बुनियादी फर्क क्या हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं।
ये जो टेबल है ये इन दोनों सदनों की पूरी कहानी बयां कर देती है। सबसे बड़ा फर्क देखिए, चुनाव का तरीका। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोगों का सदन है, तो यहां सांसद सीधे जनता के वोटों से चुने जाते हैं, हर 5 साल में। लेकिन राज्यसभा का चुनाव वो होता है अप्रत्यक्ष। इसका मतलब ये कि हम सीधे राज्यसभा के लिए वोट नहीं करते, बल्कि हमारे चुने हुए विधायक यानी एमएलए वो राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। और इसी वजह से आप देखिए, इनका कार्यकाल भी अलग है और सदस्य देने के लिए न्यूनतम उम्र भी अलग रखी गई है। तो ठीक है, बनावट में तो फर्क है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? क्या शक्तियों के मामले में भी अलग अलग हैं? क्या एक सदन दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और बस यही से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। तो ये देखिए, ये है शक्तियों का असली बंटवारा। एक तरफ लोकसभा है जिसके पास पैसे से जुड़े सारे मामलों पर लगभग पूरा कंट्रोल है, और यही नहीं, सरकार रहेगी या जाएगी इसका फैसला भी लोकसभा ही करती है, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। मतलब सरकार की चाबी लोकसभा के हाथ में है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा है, जो राज्यों की संरक्षक है। वो किसी राज्य के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, ताकि कोई एक सदन पूरी तरह से हावी ना हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने संसद के अलग अलग पुर्जे समझ लिए। अब वक्त है ये देखने का कि ये इंजन, ये पूरी मशीनरी चलती कैसे है। वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सी असेंबली लाइन है जिससे गुजरकर एक साधारण सा विचार, एक बिल पूरे देश का कानून बन जाता है। आइए इस सफर को देखते हैं। तो देखिए, किसी भी बिल के कानून बनने का सफर इन 5 अहम पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले स्टेज 1 यानी फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बिल को सदन में पेश किया जाता है, बस एक इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी पड़ाव, सेकंड रीडिंग। यहां बिल की एक एक लाइन पर, एक एक क्लॉज पर बहुत गहरी चर्चा होती है। फिर आती है थर्ड रीडिंग, जहां अंतिम बहस के बाद वोटिंग होती है। अब अगर बिल यहां से पास हो गया तो कहानी खत्म नहीं हुई। अब यही पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है, और जब वहां से भी पास हो जाए तब बिल पहुंचता है अपने आखिरी पड़ाव पर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए। है ना एक मजबूत प्रक्रिया? और इस अंतिम पड़ाव पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वो एक तरह से फाइनल गेटकीपर हैं। पहला, वो बिल पर अपनी सहमति दे दें और बिल तुरंत कानून बन जाए। दूसरा, वो अपनी सहमति रोक सकते हैं। या फिर तीसरा, वो बिल को, धन विधेयक को छोड़कर वापस संसद के पास भेज सकते हैं कि इस पर एक बार और विचार कर लीजिए। अब यहां एक और मजेदार बात आती है। क्या संसद में आने वाले सारे विधेयक, सारे बिल एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल किस तरह का है, इस बात से उसे पास करने के नियम, उसकी प्रक्रिया, सब कुछ बदल जाता है। और 2 तरह के बिल ऐसे हैं जिनके लिए नियम बिल्कुल खास है। एक जो पैसे से जुड़ा हो, और दूसरा जो खुद संविधान से जुड़ा हो। पहले बात करते हैं धन विधेयक यानी मनी बिल की। इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ वित्तीय मामलों से है, जैसे टैक्स लगाना, सरकार का उधार लेना या भारत की संचित निधि से पैसा निकालना। और कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस पर लोकसभा के स्पीकर का फैसला ही आखिरी होता है। ये व्यवस्था इसलिए है ताकि देश के खजाने की चाबी सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन यानी लोकसभा के हाथ में ही रहे। और मनी बिल के मामले में शक्तियों का संतुलन पूरी तरह से लोकसभा की तरफ झुका हुआ है। पहली बात, यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा की भूमिका इसमें बहुत ही सीमित है। राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती, वो सिर्फ सुझाव दे सकती है, और उन सुझावों को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से लोकसभा की मर्जी है। और ये सुझाव देने के लिए राज्यसभा को कितना समय मिलता है? सिर्फ 14 दिन। जी हां, सिर्फ 2 हफ्ते। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा बिल को वापस नहीं भेजती तो ये मान लिया जाता है कि बिल दोनों सदनों से पास हो गया है, ठीक उसी रूप में जैसा लोकसभा ने भेजा था। तो मनी बिल के बाद अब आते हैं सबसे शक्तिशाली किस्म के विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक। सोचिए, एक ऐसा बिल जो हमारे देश के सबसे पवित्र ग्रंथ, हमारे संविधान को ही बदल सकता है। जाहिर है, इतना बड़ा और इतना जरूरी बदलाव करने के लिए सिर्फ साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। और इसी मजबूत सहमति को कहते हैं विशेष बहुमत। अब ये क्या होता है? इसके लिए 2 शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहली, बिल को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से पास होना होगा।
और दूसरी शर्त, सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनके कम से कम 2/3 सदस्यों का वोट बिल के पक्ष में पड़ना चाहिए। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तब जाकर संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये है भारतीय संसद के काम करने का तरीका। एक बहुत ही जटिल लेकिन बहुत ही सोची समझी मशीन, जिसमें हर पुर्जे की, हर नियम की अपनी एक खास जगह है। लेकिन इन सबको समझने के बाद आखिर में एक सवाल जरूर मन में उठता है कि क्या ये व्यवस्था शक्तियों के एक आदर्श संतुलन को दिखाती है, या फिर इसका झुकाव जानबूझकर जनता के सीधे चुने हुए सदन यानी लोकसभा की तरफ थोड़ा ज्यादा रखा गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत